He's a Michael Jackson of India, rock star. I think it's not south or north anymore. I think the country itself is grooving for Anirudh's music right now. I think it's Anirudh's hava which is running all over. तमिल सिनेमा यानी कि कॉलीवुड में आज के टाइम पे भले ही सुपरस्टार्स की स्कार्सिटी चल रही हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक कंपोजर्स तो उनके पास एस थमन, इलैया राजा, संतोष नारायणन, इवन ऑस्कर विनर AR रहमान तक प्रेजेंट है। लेकिन इन सब के बीच एक यंग बंदा निकल के आता है जिसके गाने ऑडियंस अगर एक बार सुन ले तो बस दिन भर उनके दिमाग के ज्यूक बॉक्स में वही बजते रहता है। मतलब एक ऐसा म्यूजिक कंपोजर जो कभी डायरेक्टर की नहीं सुनता, लेकिन हर डायरेक्टर फिर भी उसकी सुनता है। और डायरेक्टर से क्यों, एक्टर्स भी उसे अपनी फिल्म में लेने के लिए हाथ पांव जोड़ते नजर आते हैं। मेरा चांस कब आएगा? When will I do a movie which will have the tagline an Anirudh musical? SRK जिसे अपना बेटा, मेरा मतलब बेटे जैसा मानते हैं। I've seen him like a baby. Why this Kolavari, Kolavari, Kolavari dee? And he who I think of like my own son now. फिर भी वो अपने बाप, मेरा मतलब बाप जैसे को भी नहीं छोड़ता और जवान के लिए 10 करोड़ चार्ज करके AR रहमान तक को बीट करके इंडियन सिनेमा का सबसे यंग एंड हाईएस्ट पेड म्यूजिक कंपोजर बन जाता है। और तो और ही इज वन ऑफ द बिजिएस्ट कंपोजर्स इन इंडियन सिनेमा, समटाइम्स डिलीवरिंग एज मेनी एज 50 सॉन्ग्स इन 10 months. Isn't it so amazing? तो यार देखो, दिन भर में हम 100 तरह के म्यूजिक एंड BGM सुनते हैं, लेकिन अनिरुद्ध के गाने या BGM ऐसे होते हैं जिसे अगर एक बार आप सुन लो तो उसे आप कभी भूल नहीं पाते। फिर चाहे वो जवान का चलिया हो, हमीती हबीबी हो, या फिर हुकुम टाइगर का हुकुम, विक्रम का टाइटल ट्रैक हो, या फिर लियो का म्यूजिक हो, या फिर रोलेक्स का। इवन अनिरुद्ध का म्यूजिक अगर एक कैरेक्टर के लिए क्रिएट किया जाता है तो वो म्यूजिक उस कैरेक्टर की डेफिनेशन बन जाता है। लैंग्वेज भले ही ना समझ में आए, लेकिन अनिरुद्ध का म्यूजिक इतना एडिक्टिव होता है कि आप उसे बार बार सुनते हो और घंटा कुछ समझ नहीं आने के बाद भी कहते हो समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो भाई आज की राइज अप स्टार की इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि अनी भाई का म्यूजिक इतना हिट क्यों है कि हर कॉलीवुड की सक्सेसफुल फिल्म के पीछे एक ही बंदे का नाम होता है, अनिरुद्ध महाराज। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। लेकिन ये भी जानेंगे कि अनिरुद्ध रविचंद्रन, जिन्हें इतनी कम एज में इतनी सक्सेस मिली, वो क्या सच में इसके लिए डिजर्विंग है या फिर एक ओवररेटेड म्यूजिक कंपोजर जो कि रजनीकांत जैसे लिविंग लेजेंड के स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आता है। और क्या सच में अनिरुद्ध अपने गाने लिखने के लिए चैट GPT का यूज करते हैं? I didn't know what to do. I was just thinking. Then what happened was I just opened ChatGPT. एंड AR रहमान ने अनिरुद्ध के लिए ऐसा क्या कह दिया था कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी? और क्यों कुछ तमिलियंस से अनिरुद्ध को हिंदी स्पीकर से भी ज्यादा हेट करते हैं? तो यार आज इतना कुछ ढूंढ के लाए हूँ कि आप अनिरुद्ध के कितने बड़े फैन, AC, कूलर, पंखा ही क्यों ना हो, आपको इतना कुछ तो नहीं पता होगा। तो आज एक म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर एंड सिंगर अनिरुद्ध रविचंद्र वाज बोर्न इन 1990, और जहां उनके पापा रवि राघवेंद्र एक इंडियन एक्टर है जिन्होंने काफी सारी तमिल फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरियल्स में काम किया है। वही उनकी माँ लक्ष्मी रविचंद्र एक क्लासिकल डांसर है और अनिरुद्ध की बुआ लता रजनीकांत की वाइफ है। मतलब बचपन से ही अनिरुद्ध को घर पे ही आर्ट एंड सिनेमा का एक्सपोजर मिलने लगता है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू म्यूजिक एट अ वेरी यंग एज, एंड ही वाज सो कीन अबाउट म्यूजिक कि जब उन्होंने ग्रीक कंपोजर एंड कीबोर्ड प्लेयर यानी को ताजमहल पे परफॉर्म करते हुए देखा तो अनिरुद्ध भी उन्हें कॉपी करने लग गए। I think it was watching Yanni live at the Taj Mahal on TV. I still remember that sight actually. I still remember the TV. I still remember Yanni was wearing a white shirt, if I'm not wrong. Yeah, it was just a visual and audio spectacle, which kind of made me try to like play whatever he's playing back on this toy keyboard. That's my first memory of me being interested in music first. अपने 6th-7th स्टैंडर्ड से ही अनिरुद्ध ने गाने बनाने, ट्यून्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जो कि ऑब्वियसली बेहतर तो नहीं थे, बट एटलीस्ट ही वाज ट्राइंग एट दिस एज। सोच कि बचपन से ही पैशन तो था म्यूजिक वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाने की। और अनिरुद्ध कहते हैं कि आज भी वो उस टाइम पर बनाए हुए काफी सारे ट्यून्स को अपनी फिल्मों में यूज किया करते हैं जब भी उनके पास नए ट्यून्स या BGM का स्टॉक खत्म होने लगता है। I started trying to make my own music very early also. I started in 6th, 7th standard. Like obviously you start doing something and you realize that there's so much to it and you have to learn so much. So it was a big process actually. To be very honest, I still use a couple of tunes which I made then in my in my films now, you know, when there's a deadline or you know there's no ideas are coming to you, then you're like. और बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अपने स्कूल के टाइम पे इन्होंने बैंड भी ज्वाइन किया था एज अ फ्यूजन बैंड, और एक टीवी शो में पार्टिसिपेट भी किया था जिसके जज खुद AR रहमान थे। अनिरुद्ध का बैंड वो शो जीत जाता है और उन्हें बेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का अवार्ड भी मिलता है और अपने आइडल AR रहमान से एप्रिसिएशन भी। अनिरुद्ध आज भी कहते हैं कि इट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, और उसके बाद ही वो ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से
क्लासिकल पियानो सीखते हैं और 8 ग्रेड्स ऑफ पियानो ट्रेनिंग भी लेते हैं एंड ही ऑल्सो लर्न कैर्नेटिक म्यूजिक। अब कैर्नेटिक म्यूजिक का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि वो स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में जो म्यूजिक चलता है उसे ही कैर्नेटिक म्यूजिक कहते हैं। और रजनीकांत की बेटी धनुष की वाइफ एंड अनिरुद्ध की बहन ऐश्वर्या रजनीकांत से अनिरुद्ध की अच्छी बॉन्डिंग होती है और उनकी काफी सारी शॉर्ट फिल्मों का म्यूजिक भी अनिरुद्ध ने ही कंपोज किया होता है। तो ऐश्वर्या उन्हें अपनी डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म 3 में यूं ही बातों बातों में एज अ म्यूजिक कंपोजर डेब्यू करने का मौका देती है। अनिरुद्ध भी इस लास्ट मिनट नो बॉल वाली अपॉर्चुनिटी पे सीधा छक्का मार देते हैं एंड 10 मिनट में वाई दिस कोलावेरिडी कंपोज करके दे देते हैं। अब बड़े कैजुअल तरीके से गाना शूट किया जाता है और धनुष भी मजे ले लेके इस सॉन्ग को गाते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। गर्ल हार्ट ब्लैक आइस आइस मीट मीट। बट सडनली गाने का लीक्ड वर्जन 2011 में यूट्यूब पे ट्रेंड करने लगता है, जबकि उस टाइम पे यूट्यूब का एक्सेस भी एक लग्जरी माना जाता था, इसीलिए मेकर्स को इसे ऑफिशियली रिलीज करना पड़ता है। अपने टैंगलेस लिरिक्स की वजह से ये और भी ज्यादा पॉपुलर होती है और अपने फर्स्ट डे पे ही इस गाने पे 3 lakhs व्यूज आ जाते हैं। At that time, I think I was 19 or something. I was like, oh my god, my first song and it's already leaked. The bad version is leaked. Now this song is coming out on something called YouTube. You don't even have a CD to give. The first day, I remember it had 3 lakh views, man. So, which was very good for them. We're like, wow, 3 lakh people are listening to it. Now, if you have 3 lakh views on your first day, your song is a flop. धीरे धीरे ये गाना मोस्ट सर्च यूट्यूब वीडियो तक बन जाता है एंड इंडिया एंड इंटरनेट फिनोमेनन अक्रॉस एशिया भी। अनिरुद्ध को अपने डेब्यू सॉन्ग के लिए ही विजया सेकंड सिमा एडिशन अवार्ड भी मिलता है और 60th साउथ फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी। बिहाइंड वुड पे यहाँ तक कहा जाने लगता है कि तमिल सिनेमा की हिस्ट्री में इससे बड़ा डेब्यू आज तक किसी भी म्यूजिक कंपोजर का नहीं हुआ है। तो इसके बाद 2013 में अनिरुद्ध को बिजोय नाम्बियर की फिल्म डेविड के लिए सॉन्ग कंपोज करने का मौका मिलता है, जिसमें वो कन्वे सॉन्ग को कंपोज करते हैं और गाते भी हैं। और जब बाद में इस फिल्म को हिंदी में सेम नाम से छाप दिया जाता है तो हिंदी में भी अनिरुद्ध को पहली बार सेम गाने को हिंदी में कंपोज करने का इन गाने का मौका मिलता है और इस गाने को भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। 2013 में ही अनिरुद्ध 2 और बड़े कांड करते हैं। पहला इतिहार नीचल फिल्म में वो साउथ इडली सांबर के साथ देसी लस्सी को मिला देते हैं। आई मीन कि एक तरफ यो हनी सिंह को लाते हैं तो दूसरी तरफ हिप हॉप तमिल सिंगर तमिज को। अब इस गाने का पूरा ट्रैक कभी रिलीज नहीं हो पाता, लेकिन 2013 में जब हनी पाजी अपने पीक पर होते हैं उस टाइम पे ये कोलैब खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है और ये गाना कभी पूरा रिलीज ही नहीं हो पाता, बस उसके क्लिप्स वायरल होते हैं और एक सेंसेशन बन के रह जाते हैं। 2013 में अनिरुद्ध एक और फैट बॉय ड्रॉप करते हैं वनक्कम चेन्नई के मैसअप सॉन्ग में, जब वो विशाल टकलानी मेरा मतलब विशाल डडलानी को पहली बार तमिल सिनेमा में लेके आते हैं और उस सॉन्ग पे भाई लिटरली आज 64 मिलियन व्यूज हैं। अनिरुद्ध एक बार फिर से धनुष के साथ कोलैब करते हैं उनकी फिल्म बिलैया पट्टारी के सॉन्ग में और इसी फिल्म के सॉन्ग्स को कंपोज करने के लिए पहली बार अनिरुद्ध को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 61 फिल्म फेयर अवार्ड फॉर साउथ भी मिलता है। अनिरुद्ध ने म्यूजिक के अलावा 2011 में ही लॉयला कॉलेज से ग्रेजुएट भी कर रखा होता है एज अ बैकअप प्लान। और जब अनिरुद्ध से एक बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भैया अगर आप इमेजिन करो कि आप एक म्यूजिशियन नहीं होते तो क्या होते? Okay, if you weren't a musician, practically, Yeah. okay, what's a career choice that you would have chosen, or what your family would have? I would have been an investment banker, not in India. I would have been in Singapore or somewhere. अनिरुद्ध को 2013 तक पहचान तो मिली, लेकिन ब्रेक थ्रू पॉइंट रहा थलपति की फिल्म कैथती में, जब ए.आर. मुरुगदास ने अनिरुद्ध पे विश्वास दिखाया और उन्हें इस फिल्म में मौका दिया। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और इस फिल्म के गाने को कंपोज करने से पहले ही अनिरुद्ध ने इस फिल्म के मोशन पोस्टर का बीजीएम भी कंपोज किया था, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और भाई इस तरह के एड्रेनालाइन रश वाले बीजीएम ने अनिरुद्ध को न्यू जेन ऑडियंस में काफी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। इस फिल्म के गाने उस टाइम पे इंडियन चार्ट्स में आईट्यून पे ट्रेंड करने लगे। देखो ऐसा कहा जाता है कि आर्टिस्ट लोगों का आइडिया कहीं भी आ जाता है, जैसे कि रास्ते में चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, बर्तन मांजते हुए, मतलब कहीं भी, इवन टॉयलेट में भी। जैसे कि संजय लीला भंसाली को लाल इश्क का आइडिया बाथरूम में शावर लेते टाइम आया था। लेकिन इमेजिन करो कि आप बैंगलोर के ट्रैफिक में फंसे हुए तो आपको अपनी फॉर्च्यूनर भी बैलगाड़ी लगने लगती है और अक्सर लोग विशुद्ध चौपाइयों और गालियों का आदान प्रदान करते हुए भी नजर आते हैं। कभी कभी तो रोड रेज में लोग एक दूसरे को पीट पाट भी आते हैं। लेकिन अनिरुद्ध की बात करें तो उन्हें ट्रैफिक में भी म्यूजिक का आइडिया आ जाता है। Hearing a car honk, like if there were 2-3 cars which were honking, and then that kind of made a pattern in your head. So that when you make a song using like, you know, traffic sounds. So I come and just try to make something like that and just leave it. You never know in which movie that's going to be your views. Maybe there's 2-3 years down the line or 5 years down the line, there's going to be some film where there's a song which happens on a road. Then you have an idea that you can make a song with traffic sounds, right?
So it's very weird. 2015 में फिर से धनुष की मारी के सारे साउंड ट्रैक्स अनिरुद्ध ही कंपोज करते हैं, जिसमें डॉन्यू डॉन्यू सॉन्ग्स और मारी का बीजीएम जिसने आज तक भी सुना है वो कभी भी इसे भूल नहीं सकता। देखो, चाहे कोलावेरी डी की इलेक्ट्रीफाइंग बीट्स हो या फिर मारी का फुल ऑन स्वैग बीजीएम, अनिरुद्ध अपनी म्यूजिक से हर बार ऑडियंस को कुछ नया ऑफर करते आए। अनिरुद्ध की बीजीएम में म्यूजिक की खासियत यही होती थी कि अनिरुद्ध अपने म्यूजिक में ट्रेडिशनल साउथ सॉन्ग्स के साथ साथ मॉडर्न म्यूजिक को भी ऐड करते, और यही बात उन्हें बाकी म्यूजिक डायरेक्टर से बहुत ही अलग बनाती। इसलिए लैंग्वेज बैरियर की जंजीरों को तोड़ के उनका म्यूजिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेंड करता। आई मीन पूरा इंडिया उनके बीट्स एंड ट्यून्स को एंजॉय करता, वो भी बार बार, जिससे सॉन्ग की रिपीटेड वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ जाती और एक बार सुनने के बाद ऑडियंस के दिमाग में वो गाना चलते ही रहता। जैसे कि KWalk.net के अकॉर्डिंग स्पॉटिफाई पे रोज लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग जवान का चलिया सॉन्ग सुनते हैं। थलापति की बीस्ट का सॉन्ग हलमिती हबीबी लगभग 73 के लोग रोज सुनते हैं। एंड यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स को ऐड कर दो तो एक डेटा के अकॉर्डिंग रोज 5 करोड़ से ज्यादा लोग अनिरुद्ध का म्यूजिक सुन रहे होते हैं। और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं भाई, देवरा कोंडा अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो MRI कराने गए थे तो 40 मिनट्स तक उनके पास कुछ करने को नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध का गाना सुना था। 40 minutes, my shoulders, I had to get MRI, so it takes around 40 minutes. Okay. You're in that machine alone, nothing. They were like, I was like, can I listen to some music? They said we will play music. I don't know if they gave me headphones or they were just playing. They had some way to play music. I was like, you put Anirudh Ravichandar hits. And they were putting his songs like that. I was listening, chilling for 40 minutes, time flew by. लेकिन फिर भी क्यों एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस अनिरुद्ध से इतना हेट करती है, उन्हें ओवर हाइप म्यूजिशियन बताती है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अनिरुद्ध की कहानी पे वापस आते हैं। तो 2015 में ही अनिरुद्ध को तमिल सिनेमा के दूसरे विजय यानी कि सेतुपति की फिल्म नन्नू राउडी धान में काम करने का मौका मिलता है। फिल्म के 6 गाने वो कंपोज करते हैं और इसी फिल्म के लिए अनिरुद्ध को काफी सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। अनिरुद्ध डे बाय डे काफी सक्सेसफुल होते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सक्सेस को कभी भी सिर चढ़ने नहीं दिया और जम के काम किया, हर अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज किया। इसीलिए तमिल सिनेमा के सुपरस्टार अजीत कुमार के साथ भी उन्हें वेदालम जैसी फिल्म में काम करने का मौका मिला। और सिर्फ यही नहीं, 2016 में अनिरुद्ध ने सोनी म्यूजिक के साथ एक डील साइन करी खुद की म्यूजिक एल्बम रिलीज करने का और लाइव कॉन्सर्ट्स करने का। और इसी टाइम पे उन्हें अमेरिकन म्यूजिक ग्रुप मेजर लेजर के रिमिक्स सॉन्ग कोल्ड वाटर में भी काम करने का मौका मिला। और इन सारी चीजों के पीछे बिगेस्ट रीजन होता है रोज 7-8 घंटे बैठ के ट्यून्स बनाना, क्योंकि अनिरुद्ध खुद नहीं जानते कि उनकी कौन से बीट कौन से ट्यून्स की जरूरत किस फिल्म में पड़ जाए, इसलिए वो हर दिन कहीं ना कहीं ट्यून्स बना रहे होते हैं। और उन्होंने इस काम के लिए 2 फोल्डर भी बना रखे हैं। एक फोल्डर जिसमें वो सारे मस्त टिप टॉप ट्यून्स रखते हैं, तो दूसरा फोल्डर होता है डोंट यूज फोल्डर। लेकिन अनिरुद्ध कई बार डेडलाइंस मीट करने के चक्कर में उस डोंट यूज फोल्डर से भी चीजें यूज कर लेते हैं। Do you create every day? Yes, ma'am. Every day I'll create, but every day is not a good day. Sure. When I feel that okay, this one has some potential, then I would put it in a separate folder. Suppose I know that it's not working, I would put it in a folder where, like, I have a folder called don't use, but I have used some stuff from the don't use folder also. और एक बात जो आपको शायद ही पता होगी कि म्यूजिक को लेकर अनिरुद्ध ने प्राइम वीडियो के एक इंटरव्यू में बताया था कि वो डायरेक्टर से ज्यादा इनपुट्स लेने के बजाय वो सॉन्ग के बैकग्राउंड डांसर से इनपुट लेते हैं। एंड ही शेयर्स द ग्लिम्पसेस ऑफ द सॉन्ग विद द डिस्ट्रीब्यूटर टू नो द ऑडियंस पल्सेस। और 2017 में आई थला अजीत की फिल्म विवेकम का सॉन्ग सर्वाइव एक ऐसा सॉन्ग होता है जो कि फास्टेस्ट तमिल सॉन्ग टू गेट 1 मिलियन स्ट्रीम्स भी बनता है। और जब मैंने ये सॉन्ग पहली बार सुना था तो लगा ही नहीं था कि ये कोई तमिल सॉन्ग है, बल्कि मुझे तो ये हॉलीवुड सॉन्ग लगा था। इसके अलावा सिब्बा कार्तिकेयन के साथ वेल्लाई करन, जिसके लिए अगेन ही वॉन द फिल्म फेयर फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। और इन फिल्मों के बाद ही वॉज बम्बार्डेड विद द प्रोड्यूसर्स रिक्वेस्ट टू वर्क इन देयर फिल्म्स। और सिर्फ तमिल से ही नहीं, डिमांड तेलुगु मार्केट से भी काफी ज्यादा थी। तो 2018 ही वो ईयर था जब अनिरुद्ध ने तेलुगु में भी डेब्यू किया होता है पवन कल्याण की फिल्म, और फिर सूर्या की थाना सेरंदा कोट्टम जो कि एक स्पेशल 26 की रीमेक होती है। और हाँ भाई, सिर्फ पक्की नहीं साउथ वालों ने भी उनकी फिल्में छाप रखी हैं। इन सब के बाद अनिरुद्ध के हाथ एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है कार्तिक सुब्बाराज के डायरेक्शन और रजनीकांत इन लीड एस पेट्टा। यह अनिरुद्ध के करियर के बिग माइलस्टोन्स में से एक होती है, जिसका मराना मास पेट्टा सॉन्ग के लिए अनिरुद्ध ट्राई टोटली डिफरेंट बीट, और साउथ के बजाय ओडिशा की संबलपुरी बीट्स को भी वो ट्राई करते हैं। 1 2 1 2 3 4। अभी तक
काफी लोगों की शिकायत ये होती है कि अनिरुद्ध सिर्फ जोशीले सॉन्ग्स बना सकते हैं, जो कि कुछ टाइम तक तो ठीक लगते हैं, लेकिन उसके बाद मजा आना बंद हो जाता है। तो अनिरुद्ध ने अपने वर्सेटैलिटी प्रूव की और नानी की जर्सी जैसी इमोशनल एंड इंस्पिरेशनल फिल्म में भी अपना इमोशनल डीप स्कोर म्यूजिक दिया। इस फिल्म के 5 आउट ऑफ 5 साउंड ट्रैक एल्बम एंड बैकग्राउंड स्कोर्स वे कंपोज्ड बाय अनिरुद्ध रविचंद्रन। इसके बाद आया ईयर 2022, जब तक अनिरुद्ध ऑलरेडी काफी फेमस हो चुके थे, लेकिन फिर से एक बार उन्हें काम करने का मौका मिला थलपति की फिल्म मास्टर में। एंड इस फिल्म का वाती कमिंग एंड जेडी इंट्रो वाज बवाल भाई। और इसी के बाद से थलपति की किसी भी सीन पे लोग आज यही बीजीएम चिपका देते हैं। और 2021 के जनवरी में रिलीज हुई मास्टर की 2021 के एंड तक एल्बम क्रॉस मोर देन 5 बिलियन स्ट्रीम्स इन ऑल म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। और इसी फिल्म में पहली बार अनिरुद्ध थलपति से भी गाना गवा ही लेते हैं, और वो गाना होता है कुट्टी सॉन्ग। ये भी एक टैंग्लिश सॉन्ग होता है और काफी पॉपुलर होता है। मतलब हीरो की एंट्री पे उसके नाम के साथ इस तरह के बीजीएम, मुझे लगता है कि ऐसा किसी और म्यूजिक कंपोजर ने पहले किया होता है। और यही बात अनिरुद्ध को हेल्प करती है इतने बड़े बड़े वेटरन म्यूजिक कंपोजर्स एंड डायरेक्टर्स के सामने स्टैंड आउट करने में। और अनिरुद्ध खुद कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स उन्हें कई बार इसीलिए हायर करते थे कि जो बंदा जनरली थिएटर्स नहीं जाता था, वो भी यानी के म्यूजिक से मंत्रमुग्ध होकर थिएटर पहुंच जाया करता। I have been employed by the producer to bring a certain audience to the film. I have to make songs or an album which works, and a person who wouldn't generally go to this film should come to this film because of the music. इसके बाद शिवा कार्तिकेयन की फिल्म डॉक्टर का सॉन्ग इतना बड़ा चार्टबस्टर बनता है कि इसमें 100 मिलियन व्यूज कुछ ही दिनों में आ जाते हैं। थर्ड टाइम अनिरुद्ध थलपति के साथ काम करते हैं उनकी फिल्म बीस्ट में, जिसका हलमती हबीबों के अलावा बीस्ट मोड भाई मेरा पर्सनल फेवरेट बीजीएम में से एक होता है। इतने सारे लेजेंड्स के साथ काम करने के बाद फाइनली ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद उलगरैनन यानी कि कमल हसन इन विक्रम। अब ये फिल्म कमल हसन की ही 1986 में आई फिल्म विक्रम का कहीं ना कहीं स्पिन ऑफ होती है। तो फिल्म के थीम को समझते हुए काफी सही तरीके से बीजीएम को ऐड किया जाता है। वैसे तो फिल्म में 5 ट्रैक होते हैं, लेकिन सबका फेवरेट बनता है विक्रम का टाइटल ट्रैक। आरंभ है अंत का। लेकिन इससे भी ज्यादा पॉपुलैरिटी लेकर जाती है रोलेक्स का बीजीएम। और अनिरुद्ध का यूनिक स्टाइल, इमोशनल डेप्थ, इनोवेशन एंड साउंड डिजाइन, वर्सेटैलिटी उनके हर साउंड ट्रैक को बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। विक्रम के बाद पहली बार अनिरुद्ध को और भी बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिलती है एसआरके की जवान के टाइम पे। दरअसल हुआ ऐसा होता है कि डायरेक्टर एटली कुमार सबसे पहले AR रहमान को अप्रोच करते हैं, बट AR रहमान इसे साफ साफ इनकार कर देते हैं। फिर एटली ने एसआरके से डिस्कस करके कहा होता है कि क्यों ना एक गाना एक नए लड़के अनिरुद्ध को दे दिया जाए। एसआरके को अनिरुद्ध का पोटेंशियल पता होता है, तो उन्होंने कहा होता है कि इसे एक नहीं, इससे सारे ही गाने दे दो। And Atlee sir told me, there's this young kid, can we do one song with him in the Tamil version and the Hindi version? I said no, we have to do all the songs. और कुछ इस तरह अनिरुद्ध ने जवान में जिंदा बंदा चलिया जैसे काफी सारे सॉन्ग्स दिए होते हैं, और बीजीएम तो आपको याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद फिर से 4th टाइम थलपति की लियो में भी अनी अपना म्यूजिक देते हैं, और इस फिल्म का गाना ब्लडी स्वीट अनिरुद्ध के फास्टेस्ट एवर कंपोज सॉन्ग्स में से भी एक होते हैं। What is the fastest song you've ever composed? Fastest song I've ever composed recently is Bloody Sweet. और लियो के बाद ही वो टाइम आता है जब अनिरुद्ध को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही होती, और उतने 10 मंथ्स में 50 सॉन्ग्स करने पड़ते हैं, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। I have a Telugu film releasing on 27th and wait time is 10th. I think for Pongal will be Ajit's film which is Vida Muyarchi. Yeah, this Coolie, and then Shah Rukh sir's film in Hindi. As of now, this is already giving me a headache to mention all this. I was going to say, that's it. That's it. That's There are more, but I don't want to mention it because then I'll get psyched for the rest of the evening. There are about 50 songs to be given within the next 10 months. Good luck to me. हाँ, तो अब बात करते हैं अनिरुद्ध को लेके ट्रोलिंग एंड हेट पे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। I'm scared after every film that releases. I feel blank. The exact thoughts in my head then are, what the hell am I going to do next? Will it ever be as good as this? Yeah. I don't have a song which I've made which can outdo what this song has done. अब यहाँ पे अनिरुद्ध खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज उनके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि उन्हें कई बार खुद लगता है कि यार क्या वो उस लेवल का काम डिलीवर कर पाएंगे जैसा उन्होंने पहले करा था। अब जैसा कि बीट्स एंड ट्यून्स बनाना एक क्रिएटिव काम है जो कि रोज रोज पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अनिरुद्ध को लेकर लोग कहने लगे हैं कि ये बंदा अब बस पैसे कमाना चाहता है और सेम टाइप का म्यूजिक लेकर आ जाता है। देखो, अनिरुद्ध ने अपनी वर्सेटैलिटी प्रूव करी है बाय ब्लेंडिंग वेरियस जॉनर्स सच एज तमिल सिनेमा, हिप हॉप, रैप, EDM, पॉप एंड जनरेटिक मास ट्रैक्स, सोलफुल मेलोडीज एंड रोमांटिक सॉन्ग्स भी डिलीवर किए हैं। लेकिन अनिरुद्ध आज इतने प्रेशर में काम कर रही है, वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत चीजों को कॉम्प्रोमाइज तो कर ही रहे हैं, और इस तरह के प्रेशर में काम करने से उनके हेल्थ पे भी नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, जो कि उनके आंखों के नीचे के डीप डार्क सर्कल्स इजीली बयां करते हैं, क्योंकि अक्सर बंदा रात में वोल नाइट काम करता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अनिरुद्ध ने अब आर्ट की जगह कॉमर्शियल म्यूजिक को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी है। और आपको शायद ही पता होगा कि कूली के सॉन्ग के लिरिक्स लिखते टाइम अनिरुद्ध के पास शब्द कम पड़ गए थे, तब उन्हें चैट GPT की मदद लेनी पड़ी थी।
I just opened ChatGPT. I opened ChatGPT. I was like, this is the song. This is the song fully. 2 lines I got stuck. What do I do? I swear, this is, being honest. ऊपर से तमिलियंस AR रहमान का भी रेफरेंस यूज करते हैं, जहां उन्होंने अनी को एडवाइस किया था कि सिर्फ बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में गाने मत करो, कुछ क्लासिकल सॉन्ग्स पे भी फोकस करो। जिसके बाद से ही ये थ्योरी भी मार्केट में चल रही है कि ये बंदा सिर्फ हीरो वर्शिप करता है, कॉमर्शियल गाने करता है। अगर ये रियली टैलेंटेड है तो क्लासिकल सॉन्ग्स करके दिखाए। इसी बात से एक और चीज मार्केट में चली है कि ही इज प्रायोरिटाइजिंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, और इसका म्यूजिक तो सिर्फ टीनएजर्स या फिर 18-20 साल के लॉन्डो को पसंद आता है। अब देखो, अनिरुद्ध ने इन बातों पे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो लग रहे हैं। तो भाई ये थी अनिरुद्ध की म्यूजिकल जर्नी की पूरी कहानी। और हाँ, हमेशा की तरह आपसे 3 सवाल। फर्स्ट, अनिरुद्ध ने थलपति के साथ सबसे पहली फिल्म कौन सी करी थी? सेकंड, अनिरुद्ध ने किस अमेरिकन ग्रुप के साथ कोलैब किया था? एंड थर्ड, अनिरुद्ध को किस फिल्म के गाने के लिए पहला फिल्म फेयर मिला था? और एक बोनस क्वेश्चन, अनिरुद्ध ने जवान के लिए कितने पैसे चार्ज करे थे? तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आंसर्स जरूर देना। और हाँ, इस तरह की डिटेल वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो हमारा काम पसंद आया हो तो लाइक करो, वीडियो आगे बढ़ाओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और डिटेल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।